आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खुशवंत सिंह की रियल लाइफ की स्टोरी। और ये वास्तव में उनकी बायोग्राफी का एक अकाउंट है जो उनकी दादी से रिलेटेड है, या ये कहें कि उन्होंने इसमें अपनी दादी के बारे में बताया है। तो इसका जो टाइटल है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इसमें बताया कि कैसे उनका बचपन उनके दादी के साथ बीता है और वो कैसे फिर उनके और उनके दादी के बीच की रिलेशनशिप कैसी होती है, कैसे उनकी दादी उनका पालन पोषण करती हैं, फिर वो अपने माता पिता के पास शहर में चले जाते हैं, फिर आगे उनकी और हायर जो स्टडी होती है उसमें क्या कैसा उनका देखभाल होता है, उनकी दादी के साथ उनके रिलेशनशिप में क्या चेंज आता है, इस सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और इतनी बूढ़ी थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वो अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी होंगी, क्योंकि ऑथर खुद उन्हें 20 वर्षों से उतना ही बूढ़ा देखते आए थे, वही झुर्रीदार चेहरा। लेकिन जब लोग उनको बताते हैं कि उनकी दादी कभी जवान थी, सुंदर हुआ करती थी, उनके बच्चे थे और उनके हस्बैंड भी थे, तो इस पर लेखक को विश्वास नहीं होता। क्योंकि जब वो अपनी दादाजी की फ़ोटो जो मेंटल पीस के ऊपर टंगी होती है उसको देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता उनकी दादाजी की फ़ोटो को देखकर। और वे कहते हैं कि वो मेरी दादी के अर्थात उनके जो दादाजी हैं वो जब उनकी फ़ोटो को देखते हैं तो बताते हैं कि जो दादाजी हैं वो मेरी दादी के पति रहे होंगे, क्योंकि ऐसा उनको नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जो दादाजी हैं उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, लगभग सीने तक, यानी इतनी बड़ी है कि सीने तक है। और उनकी पोर्ट्रेट देखकर लगता है, अर्थात उनकी पिक्चर देखकर लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, अर्थात उनकी उम्र देखकर और भी ज़्यादा पता चलती है। अब आगे लेखक कहते हैं कि लेखक और उनकी दादी एक अच्छे दोस्त थे, यानी राइटर और उनकी दादी का बचपन की जो रिलेशनशिप थी एक दोस्त जैसी रिलेशनशिप थी। तो वो कहते हैं कि वो और दादी एक अच्छे दोस्त थे और उनकी दादी उन्हें अपने उन बचपन के गेम्स के बारे में बताया करती थी, जो लेखक को वे गेम्स इंटरेस्टिंग तो लगते थे लेकिन ठीक वैसे ही लगते थे जैसे पैगंबरों की कोई कहानी, यानी जो प्रोफेट्स की स्टोरीज होती है उनकी तरह लगा करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता था कि इस तरीके के खेल भी हुआ करते थे। अब लेखक आगे बताते हैं कि उनकी दादी उनके लिए एक सुंदर महिला थी और बताते हैं कि उनकी दादी अपने सफ़ेद कपड़ों में बर्फ से ढके हुए हिमालय की तरह लगा करती थी, अर्थात उनकी दादी ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहना करती थी जैसे बर्फ की चादर लिपटी हो, और उनके चेहरे में एक स्थिरता और शांति झलती रहती थी हमेशा। दादी की उम्र अधिक होने के कारण वह ठीक से चल नहीं पाती थी और जब वो चलती थी तो उनका एक हाथ वो अपना कमर पर रख लेती थी ताकि वो अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर सके और दूसरे हाथ से अपनी माला फेरती रहती थी और अक्सर मुझसे कोई मंत्र बुदबुदाया करती थी, यानी कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, प्रेयर में मंत्र कोई जपती रहती थी, माला फेरती रहती थी। और फिर आगे लेखक कहते हैं कि जब छोटे थे तो उनके माता पिता उनको उनकी दादी के पास छोड़कर शहर चले गए थे, तो जो उनका बचपन है वो दादी के पास ही बीतता है। उनकी दादी उन्हें सुबह जल्दी उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, और जब उनकी दादी उन्हें नहलाती थी तो अक्सर कोई प्रार्थना गाया करती थी, यानी कहने का मतलब है नहलाते समय कुछ ना कुछ गुनगुनाया करती थी और इस आशा में गुनगुनाती थी कि लेखक उसको सुने और सुनकर कुछ सीखे। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि वो सुनते तो थे क्योंकि दादी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उसको सीखते नहीं थे। अब फिर जब वो नहलाने के बाद जब उनको तैयार करती थी तो स्कूल की तैयारी करती थी उनकी, तो उसमें वो क्या करती थी, उनके पढ़ाई की जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी जैसे लकड़ी की स्लेट, मिट्टी की इंक पॉट, रेड पेन, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा बांध देती थी और लेखक को दे देती थी। अब जब नाश्ते की बारी आती थी स्कूल जाने से पहले तो बासी रोटी में
मक्खन और चीनी लाकर उनको मिला करता था। तो ये नाश्ता उनका होता था लेखक का। फिर इसके बाद उनकी दादी और लेखक दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। अब चूंकि जो स्कूल था वो मंदिर से लगा हुआ था, तो उस मंदिर का जो पुजारी था वही स्कूल में पढ़ाता था। और जब स्कूल शुरू होता था तो बच्चे एक पंक्ति में बैठ जाते थे, सभी एक रो में, और सभी लोग अपने अपने लेसन जो भी टीचर पढ़ाते थे, वहाँ जो पुजारी वो पढ़ाते थे, प्रीस्ट वो पढ़ते थे। और दादी उसी समय, चूंकि दादी भी साथ में जाया करती थी, तो तब तक दादी उसी मंदिर के अंदर चली जाया करती थी और शास्त्रों का अध्ययन किया करती थी। और जब छुट्टी होती थी तो दोनों साथ साथ घर लौटते, तो उनके पीछे जो बहुत सारे रास्ते के कुत्ते लग जाया करते थे। चूंकि उनके दादी की रोज आदत थी कुछ रोटी अपने साथ लेकर चला करती थी, तो लौटते समय जो कुत्ते मिला करते थे, बे कुत्ते, उन कुत्तों को दादी वो रोटी डाला करती थी। और तो इस तरीके से रोज का ही ये काम था। अब कुत्ते भौंकते गुर्राते उनके पीछे चला करते थे और लालच में रहते थे कि उनको रोटी मिले, तो उनकी दादी उनको रोटी डाला करती थी। अब लेखक के माता पिता भी शहर में, अब क्या होता है कि आगे की बात लेखक करते हैं कि जो लेखक के पेरेंट्स हैं वो शहर में सेटल हो चुके होते हैं जब तक, तो वे लेखक और उनकी दादी को, यानी जसवंत सिंह को और उनकी दादी को शहर बुला लेते हैं। अब शहर जाते ही जैसे ही वो शहर पहुंचते, तो चूंकि गांव का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है, तो इस कारण से इनकी बीच की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा चेंजिंग उसमें आ जाती। और हालांकि जो दादी और जसवंत सिंह का जो रूम रहता है वो एक ही रहता है, दोनों एक ही रूम में, एक ही रूम को शेयर करते हैं, यानी एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन अब पहले जैसा गांव का माहौल तो रहता नहीं। अब राइटर जिस स्कूल में पढ़ता है वो एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल होता है, और अब दादी को छोड़ने नहीं जाना होता है बल्कि एक मोटर बस आती है, तो थोड़ा रिलेशनशिप में चेंजिंग आ जाती है। अब इस स्थिति में अब शहर में उतने कुत्ते भी नहीं थे कि जिन्हें दादी रोटी खिलाती, तो दादी के लिए जो टाइम पास होता था इस तरीके का, वो दूसरा टाइम पास ये होता था कि वो बरामदे में गौरैयों को इकट्ठा करके उनके लिए रोटी खिलाती थी। इस तरह बहुत सारे दिन गुजरते चले गए, कई वर्ष गुजर गए और लेखक भी थोड़ा बड़े हो गए, राइटर भी थोड़ा बड़े हो चुके थे। लेखक जब स्कूल से आते तो दादी उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा करती थी कि तुम्हें क्या पढ़ाया, तो वो बताते कि इंग्लिश, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताते थे कि ये सब पढ़ाया, और ये बताते कि धरती गोल है, ये भी पढ़ाया जाता है। तो दादी इस पर उदास हो जाती थी, क्योंकि स्कूलों में दादी एक्सपेक्ट करती थी, सोचती थी कि स्कूलों में शायद कुछ शास्त्रों के बारे में या ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। और फिर जब एक दिन राइटर उन्हें बताते हैं, लेखक उन्हें बताते हैं दादी को कि उनको म्यूजिक भी सिखाया जाता है, तो दादी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो म्यूजिक है वो सभ्य लोगों के लिए नहीं है, वो तो भिखारियों और वैश्याओं के लिए है। तो जब इतनी बात होती है, लेखक दादी को म्यूजिक के बारे में बताते हैं कि उनको स्कूल में म्यूजिक भी सुनाया जाता है और उसके लेसन भी पढ़ाए जाते हैं, तो दादी और ऑथर के बीच अब बातचीत कम हो जाती, क्योंकि दादी को ये बुरा लगता है। अब लेखक का टाइम आता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, यानी और आगे की उनकी एजुकेशन होनी होती है। तो लेखक चूंकि बड़े भी हो चुके होते हैं, तो उनको एक अलग कमरा दिया गया होता है। बल्कि क्या होता है, पहले तो वो दादी के साथ एक ही कमरे में रहा करती थी, तो इस तरीके से अब जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा और चेंजिंग होती है उसमें। अब उनके बीच की जो बातचीत है वो ना के बराबर हो जाती है, लेखक और दादी के बीच की, और दादी भी एकांत में अपना रहने लगती, क्योंकि पहले दादी के पास जो ड्यूटी रहती थी उनको तैयार करना, ये सब अब नहीं रहता था, तो अब एकांत में रहने लगी और अपना पूरा दिन दादी फिर चरखा चलाती थी और शाम को गौरैयों को चुनाया करती थी, रोटी डाला करती थी उनको, और सुबह से शाम तक चरखा चलाती और साथ में मंत्र भी जपा करती थी, अपनी माला भी फेरते रहा करती थी। लेकिन जब वो शाम को गौरैयों को खिलाती तो बहुत सारी गौरैया उनके पास आकर इकट्ठी हो जाती थी, और कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती, कुछ सर पर, कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती। लेकिन दादी उनको भगाती नहीं थी, क्योंकि दादी को वे चाहती बहुत थी, और दादी बल्कि उनके साथ एंजॉय करती थी, आनंद लेती थी। इस तरीके से दादी शाम के समय गौरैयों के साथ आधा घंटा बहुत खुशनुमा तरीके से बिताया करती थी।
अब वो समय आता है जब लेखक को अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना होता है और लेखक को लगता है कि उनकी दादी दुखी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दादी जो है वो एक दूसरे मिजाज की है, कि उनका एक स्टोइक मिजाज है, यानी उनको संसार से कोई विशेष लगाव नहीं है। तो लेखक जब ये सोचते हैं कि दादी को बुरा लगेगा इस बात को जानकर कि उनको अब विदेश जाना है पढ़ने, तो वे दुखी होंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो दुखी नहीं होती और वो लेखक को स्टेशन तक छोड़ने जाती है। लेकिन अब वो बहुत कम बात किया करती हैं इस समय, क्योंकि अधिकतर वह अपने मंत्र जप में ही लगी रहती है, अपनी माला फेरने में। और जाते जाते जब वो विदा करती हैं लेखक को, तो लेखक का माथा चूमती हैं और इस तरीके से उनको विदा करती हैं। अब जब लेखक 5 साल बाद विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटते हैं, तो दादी उन्हें लेने जाती हैं और लेखक बताते हैं कि दादी की उम्र में अभी भी इस समय भी कोई परिवर्तन नहीं आया होता है। दादी उतनी ही लगती हैं जितनी पहले लगा करती थी, बल्कि वो जैसी पहले थी वो वैसी ही रहती हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। लेखक के कहने का ये अर्थ है। अब जैसे ही वो आते हैं लेखक अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो लेखक को दादी उनकी गले लगाती हैं और अब जब वो गले लगाती है तो गले लगाते समय जो दादी मंत्र बुदबुदाया करती थी वो मंत्र लेखक को सुनाई दे जाता है। यानी बहुत धीमी आवाज में मंत्र बोला करती थी। अब दादी दिन भर अपने भजन में ही इस तरीके से लीन रहती थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दिन शाम को अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन आया दादी के मूड में कि उन्होंने भजन नहीं किया, बल्कि गांव की जो मोहल्ले की आस पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा किया और गाने बजाने का कार्यक्रम उन्होंने रखा। यानी ढोलक बजाई और गीत गाए। अब जो ढोलक के साथ जो ढोलक थी वो हालांकि बहुत पुरानी थी। अब जो दादी गीत गा रही थी औरतों के साथ, वो योद्धाओं के घर लौटने पर था वो गीत। तो लेखक बताते हैं कि इस तरीके से मैंने पहली बार दादी को बिना प्रेयर के देखा, अर्थात कि इस स्थिति में देखा कि जब दादी मंत्र नहीं जप रही बल्कि गीत गा रही। अब अगले दिन ही सुबह दादी बीमार हो जाती हैं, उन्हें हल्का बुखार होता है। हालांकि डॉक्टर ये कहता है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी कुछ अलग ही सोच रही होती हैं। उनको चूंकि आभास हो चुका होता है कि ये उनका अंतिम समय आया है और वे अब शरीर छोड़ने वाली हैं, इसलिए वो किसी से बिल्कुल भी बात करना अब नहीं चाहती हैं और वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक वे अपना समय अपनी प्रार्थना में ही दें। तो वो क्या करती हैं, वो लेट जाती हैं और लेटे लेटे वो अपना मंत्र जप करती हैं। तो अचानक, इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाए, अचानक उनके ओंठ चलना बंद हो जाते हैं। जो मंत्र जपती हैं वो, यानी ओंठ चलना बंद हो जाते हैं और हाथों से उनकी माला भी छूट जाती, यानी उनके प्राण निकल जाते हैं। दादी अब इस दुनिया में नहीं रहती और उनके चेहरे पर एक पीली आभा, यानी एक रोशनी सी छा जाती, तेज आ जाता है उनके चेहरे पर मरने के बाद। अब लेखक कहते हैं कि जैसे कि प्रथा के अनुसार दादी को बिस्तर से उठाकर जमीन में लिटा दिया जाता है। फिर काफ़ी देर तक जो सभी लोग शोक मनाते हैं, रोना धोना होता रहता है। तब तक सूरज भी ढलने लगता है और सभी दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। उनको लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। औरतों को मरने के बाद लाल कपड़े से उड़ा दिया जाता है, ढक दिया जाता है, तो उनको भी ढक दिया जाता है। अब लेखक बताते हैं कि जब उनको अंतिम संस्कार से पहले कुछ देर के लिए और अन्य तैयारियों के लिए अकेला छोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब है जब लास्ट में ले जाने की तैयारी होती है तो शव को अकेला छोड़ दिया जाता है और कुछ लोग उनकी जो अंतिम तैयारी होती है वो करना होती है। तो इसलिए जब उनको अकेला छोड़ देते हैं और फिर जब उनको उठाने के लिए एक स्ट्रेचर लाते हैं जिसपे अर्थी को रखा जाता है, अर्थी लाते हैं, यानी जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, वो जब लाते हैं तो सभी लोग क्या देखते हैं कि पूरे कमरे में डूबते सूरज की जो पीली रोशनी है वो छाई हुई है और पूरा कमरा गौरैयों से भरा है और गौरैया इतनी शांत स्थिति में है और दादी के शव के पास बिल्कुल छाई हैं और कोई शोर शराबा वो नहीं कर रही। क्योंकि जब दादी जब चुनाया करती थी, उनको रोटी डाला करती थी, रोटी के टुकड़े, तो वो सभी
गौरैया उनके पास इकट्ठी हो जाती थी और बहुत सारा शोर करती थी और शोर से वातावरण भर देती थी। लेकिन आज जब दादी नहीं रही तब ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि गौरैया बिल्कुल शांत हैं और वे भी शोक मना रही। तो ये सब देखकर जो अन्य लोग वहाँ होते हैं, ऑथर की माँ, ये सब बहुत दुखी होते हैं। उनको चिड़ियों को देखकर बड़ा पश्चाताप होता है। तो ऑथर की माँ कुछ रोटी के टुकड़े लाकर उनको डालती हैं, लेकिन वो नहीं खाती और वो टुकड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर जब दादी को सभी लोग ले जाते हैं तो गौरैया भी अपना शांति से चली जाती और अगले दिन वो जो टुकड़े पड़े रहते हैं उन सभी को डस्टबिन में साफ करके डाल दिया जाता है, क्योंकि वो गौरैया नहीं जाती। तो इस तरीके से इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे जानवर प्रेम को समझते हैं, जीव प्रेम को समझते हैं, चिड़िया प्रेम को समझती हैं। तो इसमें तो ये जो कहानी है वो यही समाप्त। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये खुशवंत सिंह जी के जो रियलिस्टिक अकाउंट है उनकी बायोग्राफी का, ये आपको कैसा लगा? यदि आपको ये अच्छा लगा है, ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या आपकी दादी के साथ आपकी रिलेशनशिप ऐसी ही थी या आपकी दादी ऐसी थी जैसी ऑथर की दादी थी? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।